हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो शैलों से संबंधित टॉपिक था। हमने शैल यानी चट्टान की परिभाषा देखी थी। शैल या चट्टान के वह समस्त पदार्थ जिससे पृथ्वी की भूपर्पटी बनी है। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत जिससे बनी है, जो चाहे रेत की तरह भुरभुरी हो, पत्थर की तरह कठोर हो या पाउडर की भांति मुलायम हो, वो सब कुछ चट्टान है। कल जैसा हमने देखा था कि शैल को पढ़ने से पहले 3 शब्दों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है, और वो थे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। और इन तीनों के बारे में कल हम विस्तार से अध्ययन कर चुके थे कि अपक्षय वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट कर बिखर जाता है, उसे अपक्षय कहते हैं। टूटा हुआ पदार्थ जब बहकर या उड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो उसे अपरदन कहते हैं। और बहाया गया या उड़ाया गया पदार्थ जब किसी नवीन स्थान पर जाकर रुकता है या जमता है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। इन तीनों शब्दों का हमारे इस चट्टान टॉपिक में जगह जगह इस्तेमाल होगा। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम शैलों के बारे में विस्तार से बातें। ध्यान दें, शैल की परिभाषा हम देख चुके थे कि वे तत्व वे पदार्थ जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी मतलब ऊपरी परत और भू मतलब भूमि, जिससे निर्मित है, जो पाउडर की तरह मुलायम है, रेत की तरह भुरभुरी है एवं पत्थर की भांति कठोर, वह सब कुछ चट्टान। सामान्यतः चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। ये चट्टानों के 3 प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल, अवसादी चट्टान या अवसादी शैल, और कायांतरित चट्टान या कायांतरित शैल। छोटी क्लासेस के अंतर्गत आपने इन चट्टानों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया होगा। उसी टॉपिक को हम अब और विस्तार से जानेंगे कि क्या है इन चट्टानों के प्रकार और कैसे होता है इनका निर्माण। तो शुरू कर रहे हैं आज हम हमारी चट्टान के बारे में, जिसमें पहली चट्टान का जो जिक्र होता है वो है आग्नेय शैल। आग्नेय एक सामान्य में शब्द में से शब्द निकाला जाए तो निकलता है आग। आग्नेय अर्थात आग से। वे शैल जिनका निर्माण आग से होता है, हम इसको यूं समझ सकते हैं, सिर्फ सामान्य समझा रहा हूं, हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है। वे शैलें जिनका निर्माण आग से होता है उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो आग से कैसे? आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की वो कौन सी घटना है, प्रकृति की वो कौन सी क्रिया है
जिसके माध्यम से आग निकलती है। तो शायद आपको याद आएगा, छोटी क्लासेस में कभी आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी। नाम के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी, ज्वाला का मुख, और ज्वाला मतलब आग, अर्थात आग का मुख, अर्थात वह मुख जिसमें से आग निकलती है, अर्थात पृथ्वी का वह छिद्र, वह स्थान जहां से आग निकलती है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ज्वालामुखी से आज तक कभी भी आग नहीं निकली। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या बात हुई कि जिसका नाम ज्वालामुखी है और उसमें से आग नहीं निकली, ज्वाला नहीं निकली, ये क्या बात है? तो ये सही है, ज्वालामुखी में से आग नहीं निकलती, अपितु निकलते हैं अंगारे। हालांकि हम ज्वालामुखी के टॉपिक को आगामी वीडियो में पढ़ेंगे जब ज्वालामुखी का जिक्र होगा, लेकिन अभी सिर्फ सामान्य टॉपिक समझा रहा हूं ज्वालामुखी संबंधित। ज्वालामुखी से आग नहीं निकलती, अपितु निकलते हैं अंगारे। अब आग में और अंगारों में क्या फर्क है? आग वो होती है जिसमें लपटें होती हैं, जबकि अंगारों में लपटें नहीं होती। वो कैसे? लकड़ी जब जलाएंगे तो शुरुआत में जब लकड़ी जलेगी तो उसमें से आग होगी, जो ऊंची लपटें होगी। लेकिन जब लकड़ी जल रही होगी, जल जाएगी, तो आपने देखा होगा वो कोयले का रूप ले लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, आग की लपटें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वो कोयला लकड़ी अभी भी लाल रंग की, चटक लाल रंग की चमक रही होती है। वो धधकते हुए अंगारे होते हैं, वहां आग नहीं होती, वहां आपको ऊंची उठती हुई लपटें नहीं दिखाई देंगी, अपितु जलते हुए शोले दिखाई देंगे, जलते हुए अंगारे दिखाई देंगे, जलते हुए कोयले दिखाई देंगे। तो आग में और अंगारों में यही अंतर है। बाटी बनाई होगी आपने घर में, जब बाटी आप सेकते हैं, बनाते हैं, तो देखा होगा शुरुआत में जो गोबर के छाने, उपले, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जला देते हैं। तो क्या जलते ही, जैसे ही आपने आग लगाई उन छानों में, उपलों में, क्या तभी आटे की लोई रख दोगे क्या? नहीं ना, पहले वो जलेंगे। पूरे गोबर के छाने जल जाते हैं, ऊंची ऊंची लपटें निकल जाती हैं, लपटें धीरे धीरे खत्म होती हैं, और उसके बाद वो छाने पूरे लाल चटक रंग के हो जाते हैं। उसके बाद आप उसके अंतर्गत अपने आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कहने का आशय, आग में होती हैं लपटें, जबकि अंगारों में लपटें नहीं होती, और ज्वालामुखी से जो निकलते हैं वो आग नहीं निकलती, अपितु निकलते हैं अंगारे। तो ये ध्यान रखना, कोई आपसे ये कहे कि ज्वालामुखी से आग निकलती है, नहीं, ज्वालामुखी से आग नहीं, अपितु ज्वालामुखी से अंगारे निकलते। तो हम यहाँ ज्वालामुखी की बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। वो हम शहरों के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे सोच रहे होंगे कि शहर से ज्वालामुखी में कैसे पहुंचे आगे टॉपिक में। तो ज्वालामुखी से आग नहीं, अंगारे निकलते हैं, और ये अंगारे यानी जो पदार्थ जब बाहर आ जाता है तो उस पदार्थ को लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। जब तक ये लावा जमीन के अंदर है तब तक कहलाता है मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है तो कहलाता है लावा। अब ऐसा क्यों? अंदर है तो मैग्मा और बाहर है तो लावा। ये एक विशेष बात ध्यान रखें, अपना भूगोल विषय ऐसा विषय है जिसमें आप हर शब्द पर क्या, क्यों और कैसे प्रश्न कर सकते हैं, और प्रत्येक का
साइंटिफिक प्रमाण मिलता है, आपको जवाब मिलेगा। कोई भी बात हवा में नहीं होती है। यहाँ पर हर बात को स्पष्ट किया जाता है। भूगोल विषय के अंतर्गत ये विषय अपना ऐसा है कि आखिर ये क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, क्या है कारण। हर चीज का एक कारण है। अगर उसकी तरह नहीं किसी ने कह दिया कहानी हो गई, घटना घट गई और हो गया कि महाराणा प्रताप के भाले में इतना वजन था, महाराणा प्रताप का घोड़ा बड़ा शानदार था, तो उसमें कोई क्या क्यों और कैसे नहीं था, तो था। मुगलों ने शासन किया तो किया, उसमें हम क्यों नहीं लगा सकते, कैसे नहीं लगा सकते, जबकि यहाँ आप हर शब्द पर क्यों लगा सकते हैं। चलो चीजों छोड़े, मैं अभी आपको बता देता हूं कि जब तक ये मैग्मा अंदर है तब तक मैग्मा कहलाएगा, और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो इसको लावा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक पर आइए। आग्नेय शैल। आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है, आग से होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जमीन में से मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर आकर लावा का रूप लेकर ये जम जाता है। परिणामतः जमने से जो कठोर स्वरूप विकसित होता है वही कहलाती है आग्नेय चट्टानें। कैसे, एक प्रारूप समझिए, देखिए। ये कुछ ज्वालामुखी विस्फोट का एक सामान्य चित्रण है। यह धरातल है और ये धरातल के नीचे का हिस्सा। एक हमारे भूगोल का, प्रकृति का एक नियम है, और वो नियम है कि जैसे जैसे हम धरातल से नीचे जाएंगे तो प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये कई जगह पूछा जाएगा आपसे। धरातल से प्रति 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, और धरातल से प्रति 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये प्रकृति का एक नियम है। धरातल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान घटेगा, लेकिन एक सीमा तक। उसकी भी जानकारी आगे लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी उस जगह जाऊंगा तो हम रास्ते से भटक जाएंगे। आप इतना समझिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान वैसे वैसे घटता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे धरातल से तापमान वैसे वैसे बढ़ता है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय पर, ऊंचे पर्वतों पर बर्फ जमती है, क्योंकि ऊंचाई पर टेम्परेचर कैसा है, कम, और धरातल के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, तापमान अधिक होता जाएगा, और तापमान धरातल के नीचे इतना अधिक है कि वहां समस्त वस्तु पिघली हुई अवस्था में, यानी तरल अवस्था में
क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ गर्मी पाकर द्रव का रूप लेता है और द्रव पदार्थ गर्मी पाकर गैस का रूप ले लेता है। ठोस के रूप में हम समझ सकते हैं बर्फ को, द्रव है पानी और गैस है वाष्प। है सब कुछ तीनों एक ही, पानी का ही स्वरूप है, लेकिन जम गया तो वो कहलाई बर्फ और गैस बन गई तो कहलाई वाष्प। तो जैसे मैं अभी यहां बात कर रहा था कि जब तक ये जमीन के अंदर है तो मैग्मा, बाहर आने पर लावा क्यों कहलाया। जिस तरह यहां पदार्थ की अवस्था बदली तो उसका स्वरूप बदल गया, उसका नाम परिवर्तित हो गया, उसी तरह यहां पर भी जब तक मैग्मा धरातल के अंदर है वो पिघली हुई अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता है टेम्परेचर कम होता चला जाता है और बाहर आने पर उसे टेम्परेचर कम मिलता है बजाय अंदर के, तो ये पिघला हुआ पदार्थ ठंड पाकर टेम्परेचर की कमी के कारण ठोस का स्वरूप ले लेता है। तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है तो उसका नाम भी बदल जाता है। इसलिए जब तक ये अंदर है तब तक कहलाता है मैग्मा और जब ये बाहर निकल आया तो कहलाता है लावा। क्लियर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि जमीन के अंदर टेम्परेचर अधिक है, परिणाम में ये समस्त पदार्थ जो हैं जो नीचे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की खनिजें, चट्टानें और अनेक प्रकार के कण जो भी मौजूद हैं वो पिघली हुई अवस्था में टेम्परेचर की अधिकता के कारण गैस बनती है और ये गैस किसी बाहरी स्थान पर निकलने का प्रयास करती है। धरातल के ऐसे कमजोर स्थान को देखती है जिसको फाड़ना आसान होता है। ये गैस उस कमजोर स्थान को फाड़ती है, बाहर निकलती है। गैस के साथ साथ ये द्रव पदार्थ यानी मैग्मा भी खिंचा चला आता है और बाहर आकर ठोस रूप ले लेता है। ये प्रक्रिया ज्वालामुखी की है, लेकिन ज्वालामुखी में और विस्तार से देखेंगे। बाहर आकर जम जाता है और बाहर आकर जमने पर जो ठोस रूप लिया, जो लावा का जमाव हुआ, जो चट्टानों का निर्माण हुआ, यही चट्टानें कहलाई आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, जैसे मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण आग से होता है और आग से इसी तरह इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, बाहर निकलता है मैग्मा जो जमता है लावा के रूप में और यही लावा ठोस रूप में आकर आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। इन शैलों को प्राथमिक शैल भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं शैलों का निर्माण होता है, इसलिए इन शैलों को प्राथमिक शैल का दर्जा दिया जाता है। तो ये आग्नेय शैल से संबंधित कुछ बातें हुई। हमने देखा कि किस तरह आग्नेय शैल का निर्माण होता है और किस तरह इनका जमाव होता है। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं जिनमें सबसे पहले यही चट्टानें निर्मित होती हैं और इनके बाद अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे होता है अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण, क्या है उनकी प्रक्रिया और क्या है आग्नेय शैलों की अन्य विशेषताएं, जानेंगे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।